स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है हमारा 10th क्लास के जो है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो है वो लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि सेकंड नंबर चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियसली 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा नंबर जो वीडियो लेक्चर था, उन सभी के वीडियो लिंक जो है वो आपके कार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिए हैं, ठीक है ना। आप जा करके देख लेना चारों में क्या हुए थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल और मिनरल्स, ठीक है, 2 तरह के एसिड थे। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन देम, जिसमें 2 तरह के एसिड आए थे, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। उनको जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग फिर से वापस से एसिड के ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो बेसिस है यानी कि जो आधार है, जिस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके जो बेसिस है वो थोड़ा अलग है। तो क्या है बेसिस आज का जो बेसिस है, 2 बेसिस ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। थर्ड बेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। एसिड्स को हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में क्लासिफाई करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अब स्ट्रेंथ क्या होता है जरा उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो, स्ट्रेंथ जो है, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ जो है, उसके कहने का मतलब ये होता है कि वो एसिड जो है वो कितना ज्यादा डिसोसिएट होता है पानी में और कितना ज्यादा H+ रिलीज करता है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि एसिड का स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो उसको सिंपली वे में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मींस दैट द अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस्ड बाय अ एसिड इन अ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है कोई एसिड, उसी को बोलते हैं हम लोग उसका स्ट्रेंथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अभी हम लोगों ने लेविस की और ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि लेविस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा इस क्लास में, और साथ में ब्रोंस्टेड-लॉरी के बारे में भी होगा डिस्कशन, ठीक है ना। तो हम लोग जो है लेविस के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन, उसी को एसिड बोलते हैं ना। क्या सारे के सारे एसिड इक्वल नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है ना। सारे के सारे एसिड्स जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं करते। इसीलिए इसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में और एक वीक एसिड के कैटेगरी में। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि एसिड क्या होता है, वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ होता है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक एसिड है और वो पानी में तुमने उसको डालने के बाद वो हो सकता है कि ज्यादा H+ रिलीज कर सकता है आयन, या हो सकता है कम भी H+ आयन रिलीज कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे उस पार्टिकुलर एसिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, ठीक है। तो ऐसा एसिड जो H+ आयन की संख्या जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है किसी एसिड में, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, उस तरह के एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, द एसिड्स which dissociates completely in water and produces a large number of H+ ion in aqueous solution are called strong acids, ठीक है। और weak acid जो है उसको हम लोगों को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, the acids which do not dissociate completely, या फिर ऐसे बोल सकते हो, the acids which dissociate partially in aqueous solution and produce lesser amount of H+ ion in aqueous solution are called weak acids, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डिफिनेशंस आराम से क्लियर हुए सभी के, और इसी के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी एसिड या तो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है या तो कम H+ आयन को प्रोड्यूस कर सकता है। उसी के बेसिस पे हम लोग 2 तरह के एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग के बारे में और वीक के बारे में, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इसके एग्जांपल्स जानते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो हम लोग समझ गए हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ H+ आयन के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं वो हम लोग को पता चल गया। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक बात याद रखना, बुक्स में जो है वो पूरी तरह से डिटेल में नहीं दिया हुआ रहता है, तो थोड़ा सा संभल के चलना। यहाँ पे बता देता हूं मैं पूरी तरह से। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बुक्स में लिखा हुआ रहता है ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जनरली
जनरली मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कैसे, वो मैं भी बताता हूं। कुछ मिनरल एसिड्स ऐसे हैं जो कि मिनरल एसिड तो है बट वो वीक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे कि मैं वीक के बारे में पहले बता, चलो पहले स्ट्रॉन्ग के बारे में बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड का, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसका नाम है हमारा फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, ठीक है। तो ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड जो है वो वाटर में क्या करेगा बोलो, H+ आयन को रिलीज करेगा और SbF6- को रिलीज करेगा, ठीक है ना, ऐसा आयन को रिलीज करेगा। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, एनीवे जो भी कुछ है यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों ने ये समझा, ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सिर्फ यही नहीं होता, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। H2S2O7 इसका इंडस्ट्रियल नेम जो होता है वो होता है ओलियम, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। जब इसको तुम एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, 2H+ को रिलीज करेगा और H2O7 2- को रिलीज करेगा कोरेस्पोंडिंग आयन को, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी का? तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, और भी है मेरे पास, ठीक है ना, सभी के लिख लो। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसके बाद HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा कर दो, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे मिनरल एसिड है, बट ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कुछ मिनरल एसिड ऐसे भी मैं जानता हूं जो वीक होते हैं, ठीक है ना, अगर वो उसको तुम कंज्यूम कर लेते हो, ध्यान से सुनना, एक और बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कभी भी कंजम्पशन के लिए नहीं बनता है, ठीक है, याद रखना। इसको जब यूज करना हो तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं होता है। अगर तुम इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इवन डाइल्यूटेड फॉर्म में भी हो तो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो, पी नहीं सकते हो, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एसिड डाइल्यूट फॉर्म में भी है तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए याद रखना कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उसको कंज्यूम ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है, इवन डाइल्यूटेड स्टेज में ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ एसिड है जिसको कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन सा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज फाउंड इन फिजी ड्रिंक्स, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह में ये रहता है। साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी रहता है, H3PO4 रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है ना। तो ये दोनों जो है फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये दोनों के दोनों कैसे एसिड है, मिनरल एसिड है, फिर भी ये वीक एसिड है। इसका कंजम्पशन हमारे लिए कोई ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, ठीक है, सोडा वाटर में यही रहता है। आगे बढ़े, और भी कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन वो सारे के सारे पीने खाने वाला नहीं है, ठीक है, वो वीक है लेकिन पीने खाने वाला नहीं है। जैसे HNO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि नाम कैसे लिखते हैं। जैसे ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है, तो कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था, ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, हो गया H2SO3 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो वीक मिनरल एसिड्स है, समझ पा रहे हो? यानी कि मिनरल एसिड जो है, हमने जाना कि मिनरल एसिड्स जो है वो वीक भी होते हैं, जरूरी नहीं कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो वीक एसिड के बारे में हम लोगों ने जाना, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोगों ने जाना। अब वीक एसिड में और क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला कि जनरली जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। उसी तरह से जनरली अगर बात किया जाए, मतलब उसमें जनरली नहीं चलता है मेरे ख्याल से, उसमें तो सारा कुछ चलता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, मतलब उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो। जैसे वीक एसिड में कौन कौन आते हैं? मिनरल एसिड में, ध्यान से सुनना, मिनरल एसिड में वीक ये सारे के सारे हैं, मिनरल एसिड में ये सारे के सारे वीक है, ठीक है। लेकिन वीक एसिड जो होते हैं उसके असली एग्जांपल्स जो होते हैं वो तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा होता है। ऑल द ऑर्गेनिक, याद रखना, मिनरल एसिड में हमने ऑल नहीं कहा था, मिनरल एसिड में हमने ये नहीं कहा था कि ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक भी थे। लेकिन वीक एसिड की जब बात हो रही हो तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं और इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, इसको आप खा पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या आप लोग जानते भी होंगे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के फॉर्म में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के फॉर्म में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, चाउमीन वगैरह जो खाते हो उसमें कर सकते हो, फास्ट फूड वगैरह में डालने के लिए, ठीक है ना। वो हो गया। सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। और भी होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है,
ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहां कहां पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड जो है एंट के स्टिंग में, ध्यान से सुनना, चींटी जब आपको काटती है तो आपके हाथों पे जिस जगह पे वो काटी है या फिर जहां भी, तो वहां पे जलन, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होता है, ठीक है। उस जलन को क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में जो है अपने डंक स्टिंग के थ्रू जो है आपके बॉडी में वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। अब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको घरेलू तरीका में बता दूं, आप क्या कर सकते हो, घर में जो बेकिंग सोडा होता है घर में किचन में, उसको आप क्या कर सकते हो, पानी में घोल लो। पानी में अच्छे से घोलने के बाद क्या होगा कि मतलब उसमें अपना उंगली डुबा दो या फिर जहां भी काटा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और आपके बॉडी में इंजेक्ट हो गया है क्या, एसिड, और एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को ये बढ़ना है कि फॉर्मिक एसिड, ये सब चीज क्लियर हो ही गया है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोगों ने काफी जान लिया। अब आगे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो है एसिड को कैसे क्लासिफाई किया जाए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अब क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसके बेसिस पे, यानी कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। एक को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, एक को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और दूसरे को बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ध्यान से सुनना, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो प्योर फॉर्म में है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वो प्योर फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिड में, पावरफुल एसिड में अगर पानी जो है उसकी अमाउंट नेग्लिजिबल हो, यानी कि बहुत कम होता हो, यानी कि ऐसे बोल सकते हो, द एसिड्स इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इज नेग्लिजिबल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में अगर मैं बता दूं तो इसको जो है वो आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, या आपके लाइफ के लिए और साथ में हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इवन डाइल्यूशन करने के बाद जो है इसको कुछ पर्पस के लिए डाइल्यूट किए जाते हैं, यानी कि डाइल्यूशन करने के बाद ही इसको यूजफुल बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे मैं बताता हूं कि क्या होता है। आपके जो लीड स्टोरेज बैटरी होते हैं, जो कार के बैटरी होते हैं या फिर जो इन्वर्टर के बैटरी होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। उसमें जो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, बट वो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज और इन लीड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहां होता है। तो जितने भी टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, लाइक एज हार्पिक वगैरह, उसमें आप देखते होइएगा, देख लेना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें जो है ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 30%, सब में अलग अलग होता है V/V। इसका मतलब होता है कि अगर ये V/V का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। इसका मतलब होता है कि अगर उस हार्पिक के बॉटल का टोटल वॉल्यूम अगर 200 ml है तो उसमें 30% जो है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कितना, 60 ml, है ना। 200 ml का 30% जो होगा वो 60 ml ही आएगा ना, तो 60 ml उसमें जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए जितने भी एसिड्स आते हैं वो याद रखना है किस फॉर्म में आते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अदरवाइज बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे जो घर में होते हैं डोमेस्टिक एसिड्स वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सवाल ये उठता है कि डाइल्यूटेड एसिड का मतलब क्या होता है, या डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं किसको है। देखो, डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप ना उस एसिड के स्ट्रेंथ को घटा रहे हो, ठीक है। कैसे, वो एक एग्जांपल के तौर पे समझो। जब गेस्ट, ध्यान से सुनना, जब गेस्ट आपके घर पे आएंगे और आप शरबत बनाओगे और उसमें गलती से बहुत ज्यादा चीनी डल गया है, 1 लीटर पानी था और उसमें मान लो कि आपने 200 ग्राम चीनी डालना था आपको, लेकिन आप गलती से 500 ग्राम चीनी डाल दिए, तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया। अब उस शरबत को क्या फेंक दोगे आप, या फिर उसको डाइल्यूट करोगे? डाइल्यूट कैसे करोगे, क्या और चीनी डालोगे या फिर पानी डालोगे? ऑफ कोर्स पानी डालेंगे, है ना। तो पानी डालने पर क्या होता है, चीनी का अमाउंट जो था उस पानी के अंदर वो तो कांस्टेंट ही रहता है। 500 ग्राम 1 लीटर में पहले था, और अब क्या है, 2 लीटर और पानी डाल दिए, तो टोटल पानी का वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ शुगर कितना है, अभी भी 500 ग्राम है। तो ओवरऑल शुगर का जो स्ट्रेंथ होता है या उसकी जो स्वीटनेस होती है, मीठापन, वो डिक्रीज हो जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। यानी कि डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रेंथ को घटाना है, यानी कि उसके कंसंट्रेशन को घटा देना है। कैसे घटेगा, ऑफ कोर्स पानी मिला करके। एक और बात याद रखना,
डाइल्यूशन करते वक्त, चूंकि मैंने लेबोरेटरी के काफी सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। याद रखना डाइल्यूशन करते वक्त एसिड में पानी को मत डाल देना, पानी में एसिड को डालना, लेकिन डायरेक्ट मत डालना, ड्रॉपर का इस्तेमाल करना, बिना ड्रॉपर का यूज मत करना, नहीं तो क्या होगा वो बताता हूं मैं। पानी में ही क्यों एसिड को डालना चाहिए पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप कैसे लैब में किस तरह से डाइल्यूशन प्रोसेस को कैरी करोगे, तो वो ध्यान में रखना है हमेशा पानी में ड्रॉपर की मदद से एसिड डालना है, ठीक है। एसिड में पानी को नहीं मिला देना है। समझ में आ गई बात है? क्यों, ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो होता है उसमें लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी पावर होती है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई लिक्विड लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो है पानी। तो पानी में जब आप एसिड को डालते हो तो एसिड क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट को लेने की काबिलियत किसके पास है, पानी के पास है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है ना, और एसिड तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो उसके हीट को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन एसिड में जब आप पानी को डालोगे तो पानी वहां पे कम है, एसिड क्या करेगा, अचानक से इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि वो एसिड छिलक करके इधर उधर जाएगा। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी जा सकता है उस एसिड की वजह से, और उसके आसपास के जितने भी दोस्त है वो भी चले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए याद रखना हमेशा। और अगर कंटेनर, मेरे हाथ में कंटेनर फट गया था, तो अगर कंटेनर वीक है तो आपका हो सकता है कंटेनर भी फट जाएगा उस केस में, ठीक है ना। मैंने गलती की थी इसीलिए मैंने सीखा है और आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि आप प्रिकॉशन कैसे ले, ठीक है। तो याद रखना व्हाइल डाइल्यूशन वी मस्ट ऐड एसिड्स इनटू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, वी मस्ट नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड्स। Is that clear? Otherwise, heavy exothermic reaction takes place and it is dangerous for your life as well as your friend's life, ठीक है ना, which is inside the laboratory. Clear है? आगे बातें समझ में। तो डाइल्यूशन कब करना है और डाइल्यूटेड एसिड किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स जो डाइल्यूशन प्रोसेस के बाद आपको जो एसिड मिलेगा जिसकी पावर पहले वाले एसिड से कम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे। डाइल्यूशन प्रोसेस क्यों करना चाहिए ये बता दिया है मैंने, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हम लोग को डाइल्यूशन करना पड़ता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताना, ठीक है ना। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो, आराम से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।